मित्रों, ये एक सच्ची कहानी है। मित्रों, सुसाइड की खबरें तो हम आप रोज सुनते हैं। जिंदगी से परेशान होकर मौत को गले लगा लेने के समाचारों से अखबार भरे पड़े हैं, लेकिन ये कहानी अलग है। ये कहानी उम्मीद टूटने की नहीं, उम्मीद जगाने की है। ये कहानी है हताशा को हराने की, जीवटता के जीतने की, खुद से संघर्ष में साहस के साथ आगे बढ़ने की, निराशा को नकारने की और जिंदगी को फिर से गले लगाने की। ये कहानी है अभिलाष की, जो कभी मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, लेकिन आशा से भरी जिंदगी ने उससे पहले अपनी बाहें फैला दी। अभिलाष की ये कहानी इसलिए भी जरूरी है ताकि सुसाइडल टेंडेंसी की पीड़ा से जूझ रहे तमाम लोग सीख सके कि जिंदगी अपने हर रूप में मौत से बेहतर है। आगे की कहानी अभिलाष की ही जुबानी आप लोग सुनिए। मेरा नाम अभिलाष है। मेरी दोनों बहनों ने मुझे दुआओं में मांगा था। घर में सबका लाडला था। हंसी शरारतों के बीच बचपन निकल गया। स्कूल में नाम रखा गया अभिलाष श्रीवास्तव। स्कूल बैग में तमाम उम्मीदों के साथ माँ बाप का इंजीनियर बनाने का सपना लेकर पढ़ाई में लग गया। घर पर सख्ती होने लगी। मेरी इमेज एक ब्राइट स्टूडेंट की बन गई तो फिर उसे 12वीं तक वैसे ही मेंटेन रखा। 12वीं की पढ़ाई तक आते आते दोनों बहनों की शादी हो गई। अब पापा मम्मी के साथ बचा मैं। मम्मी डायबिटीज के कारण बीमार रहती हैं, वहीं पापा की पोस्टिंग सिद्धार्थ नगर में कानूनगो के तौर पर है। 12वीं के बाद मेरी लाइफ में एक यूटर्न आया जब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे इंजीनियर नहीं रेडियो कमेंटेटर बनना है। ये शौक मुझे स्कूल लाइफ में ही लग गया था। मम्मी पापा के चेहरे पर 12 बज गए, लेकिन बेटा जिद कर बैठा था तो कौन मना करे। मैंने लखनऊ में रेडियो का कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद घर में काफ़ी डांटा गया। एक तरह से घर से निष्कासित सा कर दिया गया। पापा ने तो पूरे 6 महीने बात नहीं की। जिस लड़के ने 12वीं की पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हो और 80% नंबर आए हों, उसके पेरेंट्स तो उम्मीद करेंगे ही। मेरे पापा बहुत खुश थे कि अब लड़का मेरा IIT निकालेगा, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। मेरे दिमाग में ऑल इंडिया रेडियो में क्रिकेट कमेंट्री करने का भूत सवार था। मैंने लखनऊ से रेडियो का कोर्स किया, फिर FM में काम किया, लेकिन घर का प्रेशर था कि घटने का नाम नहीं ले रहा था। पापा कहते कि अरे कम से कम ग्रेजुएशन कर लो। उनको लगने लगा था कि कम उम्र में काम और शोहरत मिल रही है तो मन बढ़ हो गया है। फिर मैंने एक और बम दागा कि मैं अपनी पसंद के विषय जर्नलिज्म में ही ग्रेजुएशन करूंगा। मेरा लेखन से दूर दूर तक का रिश्ता नहीं था। बोर होने लगा तो छुट्टी लेकर घर गया। बहुत सोचा विचारा और यहाँ से भी रिजाइन कर दिया। अब सोचा कि गणित वगैरह की पढ़ाई करके कुछ अलग करियर बनाऊंगा। अब मैं ये लाइन ही छोड़ दूंगा। उधर मैं जिस लड़की के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में था, उसके साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग पनपने लगी। तब कुछ अच्छा चल नहीं पा रहा था। अब तो सही से वो दौर याद भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरी उससे बातचीत कम होने लगी थी। परिवार वाले उसकी शादी का दबाव डाल रहे थे। मेरा करियर स्थिर नहीं था। खैर, हमने समझदारी दिखाते हुए बातचीत पर ब्रेक लगाना शुरू किया था, जो कि धीरे धीरे खत्म ही हो गया। मैंने इस दौरान मास्टर्स की पढ़ाई भी की। इस सब पेचोखम को सुलझाने में मेरे बचपन के दोस्त काफी मदद कर रहे थे। दोस्ती के मामले में मैं खुद को किस्मत वाला मानता था कि भले ही मेरे क्लोज फ्रेंड 3 ही थे, लेकिन जो दोस्त थे उन पर इमोशनली निर्भरता बहुत ज्यादा थी। मैं उनके साथ बातचीत करके खुश था। इन तीनों में से एक मेरी बचपन की दोस्त थी। वो मेरे बारे में काफी कुछ जान रही थी। उसके साथ मैं कई बातें साझा कर रहा था। फिर मुझे लगने लगा कि मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। मैं दिल्ली आकर अब फिर से नौकरी करने लग गया था। यहाँ मैंने जिस इमारत में किराए पर फ्लैट लिया वो 4 मंजिला बिल्डिंग थी। मेरा 3rd फ्लोर था। यहाँ लैंडलॉर्ड रहते नहीं थे। नीचे के फ्लोर में 2 लड़के रहते थे। मैं आराम से रहने लगा, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब उस बिल्डिंग में अकेला आदमी सिर्फ मैं बचा था। नीचे फ्लोर खाली हो गया था। सच कहूँ तो मुझे ये लगता है कि इस अकेलेपन में मैंने अपने फियर को पहचाना, अपनी एंजाइटी को महसूस किया। पहली बार जब मन में ख्याल आया कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेड ही आती है, कहीं अगर कुछ हो गया तो कोई जान भी नहीं पाएगा। डोर अंदर से बंद भी रहेगा। लेकिन मैंने इन सब थॉट्स को इग्नोर ये सोचकर किया कि ये सब तो चलता रहता है। दूसरी तरफ मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन खुद को अकेला महसूस करने लगा था। फिर हावी होने लगा था। मेरे थॉट्स को मैं अब रिकॉल भी नहीं करता हूँ।
लेकिन वो ओवरथिंकिंग थी जब मुझे लगता था कि मैं सब गलत चीजें बर्दाश्त कर रहा हूँ। दुनिया में मेरे साथ सब गलत हो रहा है। फिर एक दिन मैंने सोचा कि किससे मैं अपने मन के भावों को बताऊं। दोस्त को कॉल लगाया, वो बिजी था। फिर अपने सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्वाइप किया। ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे जानता ही नहीं। मैं सच में बिल्कुल अकेला हूँ। हताशा इस कदर हावी होती कि लगता था कि सब तोड़ फोड़ दूं, जला दूं। कई बार एंजाइटी होने पर दौड़ने लगता कि शायद कुछ निजात मिले। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ संबंधी परेशानी किसी से साझा करते हैं तो सबसे पहले आपको सीख मिलती है कि क्या यार, जाओ कहीं घूमकर आओ, सब ठीक हो जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो सुनो। यहाँ मैं अब अपने ये अनुभव भी जरूर बताऊंगा। हुआ ऐसा कि मैंने भी अपने दोस्तों से बात की, बताया तो घूमकर आने की नसीहत मिली। मैंने सोचा कि चलो दिल्ली ही चला जाऊं, वहाँ डॉक्टर से मिलूंगा। दिल्ली आकर यहाँ वहाँ सब जगह घूमा, एक बार मसूरी भी गया, लेकिन नतीजा धाक के 3 पात। फिर मैं यहाँ अपने एक दोस्त से मिला जो मेरे साथ पढ़ चुका था। मैंने उससे कहा कि यार मुझे किसी डॉक्टर से मिलवाओ, तो उसने बेहद दोस्ताना अंदाज में कहा कि छोड़ो भी चिंता, बस थोड़ी दारू पी लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने भी मेरी हालत को बहुत सीरियसली नहीं लिया। इसमें उसकी गलती भी नहीं है। अधिकतर लोग दूसरों की इस समस्या को सीरियसली नहीं लेते। इस तरह मेरी डॉक्टर से मुलाकात नहीं हो पाए। दूसरा, साइकेट्रिस्ट से मिलने का एक अलग टैबू होता है। लोग पागल समझेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, दवाएं नींद वाली होती हैं, आदि आदि। मैंने पहली बार शराब पी। दोस्त के यहाँ से लौटकर मैं रात में जब बेड पर था तभी मेरे साथ बहुत अजीब होने लगा। मेरी एंजाइटी इतनी बड़ी कि मैं शराब न पीने की वो सारी सीखें भूल गया जो मेरे पिता ने मुझे बचपन से दी थी। मैंने उससे कहा कि मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी शराब ही पिला दो, मैं कुछ देर नॉर्मल रहना चाहता हूँ। उसके घर जाते रास्ते भर सोच रहा था कि मैं शराब पीने वालों से कितनी नफरत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दोस्त के घर जाकर पहली बार शराब भी पी ली। 2 पैग पिए और वापस आ गया। इससे मुझे कोई फायदा नहीं दिखा, उल्टा दूसरे दिन एंजाइटी डबल हो गई थी। यहाँ से मैं वापस घर लौट आया। ये मेरे डिप्रेशन की जर्नी थी जिसने मुझे एक अजीब इंसान बना दिया था। मुझे खुद पर ही कई बार दया आती थी। हमेशा दूसरों को हंसाने वाला खुशमिजाज लड़का क्या हो गया था। अब तो मुझे माइग्रेन के साथ घबराहट और फिर रात में बीच बीच में नींद टूटने की समस्या हो रही थी। मैं कैसे भी सो तो जाता, लेकिन बीच रात में 2 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती और मैं फिर से घबराकर कांपने लगता। जागने के बाद वो समय मेरे लिए बहुत डरावना होता था। पता नहीं कैसी कैसी नेगेटिव चीजें दिमाग में आती थीं। घर की बनावट ऐसी है कि नीचे 2 रूम हैं। मम्मी पापा ऊपर रहते हैं, मैं नीचे रूम में रहता था। अब रात में 2 बजे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आते। वो सीवियर लेवल के नेगेटिव ख्याल होते और नींद कहीं दूर भाग जाती। मुझे अपने भीतर के उस दौर के अभिलाष के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो नींद से डरने लगा था। मैं सोचता था कि अगर सो जाऊंगा और नींद खुल गई तो क्या करूंगा। किताबें भी काम नहीं आईं। रात में जागने के लिए मैंने किताबें खूब ऑर्डर कर ली कि रात में पढ़ूंगा, लेकिन किताबें 2 पन्ने खोलता, पढ़ नहीं पाता। किताबों का सॉल्यूशन भी समझ नहीं आया। इस बीच मैंने एक बहुत अलग चीज की। दरअसल मम्मी का इलाज देखते देखते मुझे दवाओं के कॉम्बिनेशन पता चल गए थे। इसलिए नींद के लिए मैंने मम्मी की दवाएं लेनी शुरू कर दी। पहले एक दिन नींद आई, फिर 2-4 दिन परेशान रहा तो धीरे धीरे ये डोज बढ़ गई थी, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। जानबूझकर ओवरडोज किया। पता था कि साइड इफेक्ट है, लेकिन मेरे लिए अभी करंट कंडीशन से निपटना ज्यादा जरूरी था। किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। लग रहा था कि ऐसा कोई है नहीं जो मुझे समझ सके। इसके बाद मैं आर्टिकल लिखने लगा। डिप्रेशन से लड़ने के लिए आर्टिकल लिखने पर भी वक्त लगाता था। 14 नवंबर को डायबिटीज डे आ रहा था, तो मुझे एक मेडिकल हेल्थ वेबसाइट के लिए लिखना था। वहां से मुझे असाइनमेंट मिला कि इस खास दिन पर स्टोरी दो। उसी दिन मेरी अपनी दोस्त से बिना बात की लड़ाई हुई। 13 से लड़ाई शुरू हुई, 14 तक ये लड़ाई बहुत बढ़ने लगी। इतना करने के बाद उस दिन की रात बहुत अजीबोगरीब बीती। अब समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरी एंजाइटी बूस्ट कर रही थी। मुझे लगा कि जीवन कुछ है नहीं, इसे खत्म करना चाहिए। मैं आत्महत्या का प्लान तैयार करने लगा। मम्मी इंसुलिन पर हैं, तब भी थीं। उन्हें मैं ही इंजेक्शन देता था। उन्हें इंजेक्शन दिया, फिर खाना देकर खुद खाना अपने रूम में लेकर आ गया, जबकि पहले साथ खाता था। अब रात के 10 बज गए, खाने की इच्छा नहीं थी। फिर यही ख्याल आया कि अब बस कुछ इच्छा नहीं बची, आज खत्म कर लूंगा सब। पता नहीं ये सब क्या था।
मैं पैनिक हो रहा था। चेतना थी मुझे उस टाइम। अभी भी याद आ रहा है कि मैं कैसे सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कुछ कर लेता हूँ तो मम्मी पापा का क्या होगा। मैं हेल्थ पर लिखता रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि दूसरों को हेल्दी रहना सिखा रहा था, खुद ही कुछ कर नहीं पाया। अगर आज मर गया तो कल को लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। माता पिता से पुलिस तहकीकात करेगी, वो अकेले हो जाएंगे। कई बातें रोक रही थी मुझे, लेकिन जो दिमाग का एक कोना था वो कह रहा था कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, अब तुम्हें कर गुजरना चाहिए। मरने के बाद का मत सोचो, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। मैंने ये सब सोचकर सुसाइड लेटर लिख डाला, जिसमें माँ बाप समाज के सवालों के भय से निकलने का रास्ता था। मैंने सब लिखा, क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, किसी को मेरे जाने के बाद परेशान न किया जाए, जैसी तमाम बातें लिखी। फिर वो पढ़ कर रोया, खूब पढ़ा खूब रोया, खूब पढ़ा खूब रोया, फूट फूट कर रोया। पास में दवाओं के खतरनाक कॉम्बिनेशन को तैयार करके जहर तैयार कर लिया था। अब मन में यह आया कि अगर अभी कुछ करूँगा तो मम्मी परेशान न हो जाए रात में, इसलिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर आत्महत्या करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। उससे पहले मैं कुछ घंटे मन को शांत रखना चाहता था, इसलिए नींद की दवा ओवरडोज में खा ली। ये दवा इतनी ज़्यादा थी कि इसने मुझे सुला दिया। फिर सुबह 4 बजे का अलार्म बजा और फिर ये बजता ही रहा, मुझे सुनाई ही नहीं दिया। मैं सोता ही रहा। मेरी 11 बजे सुबह नींद खुली। मैं खुद को थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, लेकिन वो रात मेरे मन में एक डरावना सपना बनकर बैठ गई। मैंने सुबह उठते ही सोचा कि नहीं, मुझे सुसाइड नहीं करना। मैं बुरी तरह डर गया था। मैंने अब रात में सोने से पहले डबल डोज दवाएं लेनी शुरू की। अब एंजाइटी के साथ गिल्ट वाली भावना भर गई थी। मुझे समझ आ रहा था कि मैं डिप्रेशन में हूँ और अब इसका कोई सलूशन नहीं है। लेकिन आज मैं बिल्कुल फिट हूँ, कारण आप स्वयं जान जाएगा। आगे सुनिए। मेरे बारे में सुनते हुए कोई सोच सकता है कि ऐसे तो बहुत से लोग बाहर आए हैं, पर अभिलाष ही क्यों? सहानुभूति या कोई और वजह है? नहीं, मेरी प्रेरणा का स्रोत विराट कोहली हैं, जिन्होंने अपनी बात रखी बिना ये सोचे कि उन्हें कोई जज करेगा। तभी मुझे लगा कि मुझे भी अपनी कहानी बतानी चाहिए। एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स आने के पीछे हालात को दोष नहीं दे सकते। इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ हो तो वो हर हालात से लड़ सकता है, लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की समस्या हो तो उसे हालात ही प्रॉब्लम लगते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस समस्या को जल्दी पहचान लेते हैं तो डॉक्टर से जल्दी मिल लेते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर से मिलने में लोग आमतौर पर लेट कर देते हैं। इसके बाद दवाओं के मामले में भी डॉक्टर के ऊपर भरोसा जरूरी है। इस दौर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं अपने आप को प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं इस दौर से गुजरा हूँ। इस दौर में मैं बहुत सेंसिटिव बना। अपने खाली वक्त के दौरान एक्टिविटी के तौर पर मैंने खुद के ऑडियो रिकॉर्ड किए। जब मैं अपने ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता तो लोग मुझसे कनेक्ट होते थे। ये मुझे नींद न आने के दौर की बात है। ठीक होने के 3 साल मैंने एक बड़े न्यूज़पेपर ग्रुप में नौकरी शुरू की। यहाँ होने वाले मनोवैज्ञानिक टेस्ट में मैं स्वस्थ था और मुस्कुरा रहा था। मित्रों, ये थी मेरे जिंदगी की एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है ये सब आपके लिए मार्गदर्शक साबित हों।